मेहमान मौजूद है। सबसे पहले सुधांशु मित्तल जी बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। सुधांशु मित्तल जी, आप ही से मेरा सवाल, कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल उठाया गया है कि नरेंद्र मोदी हर मुद्दे पर बोलते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारों के मामले पर वो चुप क्यों हैं? भाजपा की ओर से किसी व्यक्ति विशेष को बोलना है या भाजपा को बोलना है? पहले राजनीति में यह तय कर लीजिए। नरेंद्र मोदी जी भी जो बोलते हैं वो भाजपा की तरफ से बोलते हैं, और भाजपा का इसका मत क्या है वो बहुत साफ तौर पे, चाहे वो अरुण जेटली जी हो, चाहे अभी आपने प्रकाश जावड़ेकर जी का सुना हो, हर एक ने अपना मत सामने रख दिया है जी। हमारा मत बहुत स्पष्ट है कि आतंकवाद के मामले में कोई भी समझौता और कोई भी नरमी नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये कल्पना के बाहर है कि जिसको आतंकी अपराध के लिए फांसी दी गई, उसकी फांसी जो है वो पहले उम्र कैद में बदल दी जाए और फिर उसको रिहा करने का हो जाए। ठीक है, देश की जो लड़ाई है, तो आप कह रहे हैं कि पार्टी ने अपनी बात रखी और नरेंद्र मोदी को अलग से इस पर अपनी राय देने की जरूरत नहीं है, वो भी पार्टी की ही लाइन को बोलते हैं। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं इस पर हम वापस आएंगे, जिस तरह की सख्त स्टैंड की आप बात कर रहे हैं बीजेपी की। लेकिन संजय, आपने सुना जवाब सुधांशु मित्तल का, ये बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई है, तो फिर नरेंद्र मोदी का नाम लेकर उनसे प्रतिक्रिया क्यों चाहिए? ये क्यों सवाल उठाया जा रहा है? सुमेरा, देखिए, आप यदि नरेंद्र मोदी जी की भाषण हमेशा यदि सुनेंगे तो जहाँ भी भारत की फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात होता है, पाकिस्तान के बारे में बात होता है, आतंकवादी के बारे में बात होता है, तो हमेशा वो कहते हैं और सरकार इल्ज़ाम लगाते हैं कि सरकार इज़ सॉफ्ट ऑन टेरर, यानी कि आतंकवादी पर कोई कोमल है। मैं तो समझता हूँ कि कमल की पार्टी आतंकवादी पर बहुत कोमल है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री का जो एक हत्या हुआ था वो कोई साधारण, कोई मामूली अपराध नहीं था, वो एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र था और वो हिंसा था। और भारत के, जैसे प्रधानमंत्री जी ने आज कहा है कि भारत के आत्मा पर एक हमला था। ये बहुत ही अजीब बात है कि जो शख्सियत अपने आप को भारत का भविष्य में प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है, इतनी गंभीर विषय पर एक भी शब्द बोलने के लिए वो तैयार नहीं है। जी हाँ, ठीक है। और मैं समझता हूं कि आप यदि इसको एक पूरे तरीके से देखिएगा, तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी इस मुद्दे पर नरम है। आप ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी इस मुद्दे पर नरम है, और सुधांशु जी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। सुधांशु जी, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं नरेंद्र मोदी आपके, उसके बावजूद पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारों पर वो बयान नहीं देते हैं, हर मुद्दे पर बोलते हैं, तो सवाल तो उठेंगे ना? मेरे बहुत दुख हो रहा है कि इतने गंभीर विषय पे भी ऐसी छिछोरी राजनीति करने की ये भी कोशिश कर रहे हैं, और कपिल सिब्बल जी ने भी कोशिश करी है। बिना किसी शब्दों के हेरफेर करे हुए स्पष्ट तौर पर अपना मत भाजपा ने रखा है जी। कहा है कि उनको छोड़ने की स्वीकृति हमारे दिमाग में हैं कि जयललिता भी ऐसी छिछोरी राजनीति कर रही है। पूर्व प्रधानमंत्री की बात क्या हो रही है विजय जी? यहाँ लफाजी नहीं करिए इस शब्द इस समय। नहीं, क्यों सुधांशु जी? लफाजी नहीं, सुधांशु जी, लफाजी नहीं है। लफाजी नहीं, आपने कहा ना, आप इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अगर मेरी बात तो सुनिए। आपने छिछोरे शब्द का इस्तेमाल किया है। मेरी पहले बात सुनेंगे। मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी नजर में क्या जयललिता ने भी पहले सुन लीजिए, कोर्ट का आदेश आने के बाद जिससे कहा कि हम 3 दिन में रिहा कर देंगे, तो वो भी क्या ऐसी ही छिछोरी राजनीति कर रही है या नहीं? जयललिता जी और उनकी पार्टी जो भी वहां राजनीति कर रही है वो हमें स्वीकार्य नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या करने वालों के साथ नरमी का व्यवहार करा जाए, ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में स्पष्ट करा है कि हमें स्वीकार्य नहीं है। आतंकवाद गंभीर मामला है, और इसीलिए मैं आपने सुना नहीं छिछोरी राजनीति क्या हो रही है, इस पे राष्ट्रीय आम सहमति है। उस चीज को नरेंद्र मोदी की तरफ ले जाओ, इधर ले जाओ, ये करके आप अपना जो राष्ट्रीय एकता होनी चाहिए आतंकवाद के मामले में उसको कमजोर कर रहे हैं। आप ही राजनीति कर रहे हैं, और इसका उत्तरदायित्व जो है कांग्रेस और इनके लोगों। चलिए जवाब ले लेते। संजय, आप राजनीति कर रहे हैं, सुधांशु मित्तल जी का कहना है नरेंद्र मोदी की तरफ इस मुद्दे को खींचकर ले जाकर। नहीं, देखिए, यहाँ पर यदि राजनीति किसी ने किया है सुमेरा, तो आप देखिएगा कि जयललिता जी ने कभी भी मानव अधिकार
इसके बारे में कोई कभी भी पहले चर्चा नहीं किया। लेकिन एक बार सुप्रीम कोर्ट ने जो कहते हैं कि जहां पर उम्र कैद की बात कर दी, तो वहां पर सीधे उन्होंने उसका एक राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की है। आप केंद्रीय सरकार को आप चेतावनी दे रहे हैं, अचानक आप उनको बोल रहे हैं कि 3 दिन के अंदर यदि आपका जवाब नहीं मिलेगा तो हम इनको रिहा कर देंगे। नहीं, सवाल ये 11 साल तो आपकी सरकार भी सोती रही ना उस फाइल पे। बोलने दीजिए तो यहाँ तो क्या करना है? नहीं, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। तो यहाँ पर यदि राजनीति क्या है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये वहाँ की तमिलनाडु की सरकार और जयललिता जी नाम घसीट कर आप राजनीति हमारा यही इसमें बड़ा जो प्रश्न है। अभी जो सवाल है वो है कि मोदी का नाम इसमें खींच कर आप राजनीति कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर मैं समझता हूँ कि ये ऐसा मामला है जहाँ पर आप यदि भारत के एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के बारे में यदि आपका कोई टिप्पणी नहीं है, जिसके बारे में दुनिया भर के लोग आज बात कर रहे हैं, यही पार्टी है जो हमेशा फेडरलिज्म की बात करती है। तो क्या ये पार्टी इस तरीके से आलोचना इन्होंने नाम लेके क्यों नहीं कहा है? अरुण जेटली के ब्लॉग में साफ तरीके से उन्होंने कड़ी तरीके से निंदा नहीं की है। मित्तल जी कह रहे हैं इस पर देश की राय एक है और उनकी पार्टी की राय बहुत सख्त है। अगर आपने ब्लॉग पढ़ा नहीं हो तो आपकी गलती है। इस मामले में और बाकी मामलों में, खासतौर पर भुल्लर के मामले में अलग है नीति। मैं आपको एक बात स्पष्ट कहना चाहूंगा कि ये मुद्दे को भटकाने की कोशिश हो रही है। ना मोदी जी का इसमें कोई रोल है, ना जयललिता का रोल है। जयललिता को अगर राजनीति करने का मौका दिया तो जिस कांग्रेस पार्टी के उस इतने बड़े लीडर ने शहादत कुर्बानी दी और जिसके लिए हमने बार बार शरीर पे बम खाए, उसकी 11 साल होम मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री, कानून मंत्रालय, स्टेट गवर्नमेंट के पास फाइल दबा के क्यों रखी? मोदी जी बीच में कहाँ आ गए? जयललिता को तो राजनीति करने का मौका, अगर दिल्ली की सरकार हमारी राजनीति करेगी, जयललिता राजनीति क्यों नहीं करेगी? सवाल तो ये अपनी गलती मानने को, हमारी पार्टी महान है, हमारे लीडर गलती मानने को तैयार क्यों नहीं कि 10 साल आपने 11 साल फाइल को क्यों दबा के रखा? बार बार फांसी की सजा की फाइल, मेरी फाइल और भुल्लर की फाइल और राजीव गांधी जी दोनों की फाइलों को इन्होंने दबा के रखा। और सरदार बेअंत सिंह की फाइल, वहां कह दिया गया उसके परिवार को कि फांसी के मुद्दे पे आप चुप रहेंगे, आपके वर्कर मारे जाएं, आपके वर्कर यूथ कांग्रेस के दफ्तर में बम्बों से उड़ जाएं, आपके वर्कर राजीव गांधी के साथ शहादत का जाम पी जाएं, सरदार बेअंत सिंह शहीद हो जाएं और हम लोगों को अंबिका सोनी कहेगी और बेअंत सिंह के परिवार को कहेगी आप फांसी के मुद्दे पे बोलोगे नहीं? हम बेड़े बकरियां नहीं है, हम कांग्रेस के लिए खून बहाया, कांग्रेस के लिए कुर्बानी दी है, आपने हमें बेड़े बकरियां समझ रखा है। इस पर संजय झा इत्तेफाक नहीं रखते जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल सलूट लेकिन जवाब लेंगे। बेटा जी ठीक है, आपने अपनी बात रखी, इस पर जवाब लेंगे, जो आतंकवाद इस पर जवाब लेंगे। फिलहाल रुकते हैं कुछ देर के लिए, इस पर आगे चर्चा जारी रहेगी। है कि आखिर राजीव गांधी के हत्यारों पर नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं, ये सवाल उठाया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इस पर कर रहे हैं बड़ी बहस। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ पीडीपी के नेता समीर कौल साहब भी मौजूद हैं। समीर कौल साहब, ये जो मामला है इस पर अब बयानबाजी हो रही है एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, आखिर कौन कर रहा है इसमें राजनीति? सुमेरा, ये साफ जाहिर है कि ये सियासी वॉलीबॉल है। फुटबॉल तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि कुछ गिने चुने ही प्लेयर हैं दोनों साइडों पे जो एक दूसरे की तरफ बॉल फेंकते रहते हैं। तो एक सरासर एक सियासी फुटबॉल खेला जाता है और हमारी जम्मू कश्मीर के अवाम के जज्बात के साथ खिलवाड़ करके। क्योंकि आज आप अफजल गुरु की विडो को या उसके बच्चे को या उसकी फैमिली को या उस समुदाय को क्या जवाब देंगे जब वो ये सब तमाशा देखते हैं? वो ये बोलते हैं कि भाई अगर आपने यही सब करना है तो आपने 28वें नंबर से उठा के उसको आपने इस तरह से फांसी दे दी, किस लिए दी आपने? क्या प्रेशर था? बीजेपी का था, कांग्रेस पे था, या बेसिकली जो दो मेन पार्टीज है इनके आपस के सियासी फुटबॉल की बात है? कोई और वो सब नाराज हैं और कोई उनको ये बताता कि भाई उनकी क्या रीजन है कि लाइन तोड़ के उसको फांसी दे दी और बाकी सब के ऊपर ये कभी फाइलें बंद रखी जाती हैं, कभी फाइलें खोल दी जाती हैं और ये एक दूसरे के ऊपर चार्जेस ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो एक किस्म का एक घिनौना मजाक ही समझ लीजिए। और जब तक ये पॉलिटिकल पार्टी सब मिलकर ये तय नहीं करती सुमेरा कि किस हद तक राजनीति जायज है, ठीक है, तब तक ये सब होता है। इस पर जवाब लेते हैं। संजय, आपने सुना समीर कौल के जो आरोप हैं, उन पर आपका क्या कहना है?
देखिए, मेरा यही कहना, अच्छा हुआ कि उन्होंने अफजल गुरु के बारे में बात किया है, क्योंकि इसीलिए ये अहम प्रश्न हम पूछ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार हमेशा निरंतर अफजल गुरु की उनके फांसी के बारे में चर्चा करते रहे, वाद विवाद किया उन्होंने। और हम समझते हैं कि जिस तरीके से हर भारतीय जनता पार्टी का नेता उस समय सरकार पर दबाव दे रहा था कि आप अफजल गुरु की एक बार उनकी मर्सी पिटीशन के बारे में आप क्यों इतना वक्त लग रहा है, लेकिन इस बार आपने देखा होगा कि राजीव गांधी जी के हथियारों के बारे में कुछ भी उन्होंने नहीं कहा है। एक मिनट, जब हमारे राष्ट्रपति ने अफजल गुरु का मर्सी प्ली रिजेक्ट किया और उन पर आतंकवाद का आरोप लगा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का भी उस पर बहुत सही तरीके से लिखा हुआ था कि आप इस वजह से सवाल पूछ रहे हैं बीजेपी से, लेकिन समीर कौल तो आपको कह रहे हैं ना कि आप भी घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। कभी अपने फायदे के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए फाइल को दबा दिया जाता है, कभी किसी को फांसी दे दी जाती है। तो मेरा वो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। देखिए, हमें इस बात को मानना पड़ेगा। आप चाहे उस पर आप जितना चर्चा कर लें, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था कि वो उनका हाथ एक बहुत ही गंभीर, एक भारत के हमारे सरकार पे जो हमला हुआ था उनमें उनको गुनहगार, सुप्रीम कोर्ट ने उनको गुनहगार समझा था। तो मैं समझता हूं कि यदि भारत के आतंकवादियों के साथ सुधांशु मित्तल जी, यदि आपने सुना संजय झा कह रहे हैं कि अफजल गुरु के मामले पर बीजेपी हर मोर्चे पर इस मुद्दे को उठाती थी कि क्यों फांसी नहीं दी जा रही है, राजीव गांधी के हत्यारों के मामले में क्यों उस तरह से नहीं बोल रहे हैं आप, उस तरह से मुखर होकर या तेज तरीके से आप नहीं बोल रहे? मुझे वाकई बहुत ताज्जुब होता है, दुख भी होता है, अपने आप पे ही कई बार घृणा आती है कि किस राजनीति में फंस गए हम लोग। इतने गंभीर विषय को देखिए क्या कहा जा रहा है, इतनी साफ तरीके से भाजपा ने अपना पक्ष रखा है। अच्छा, मैं खत्म कर लूं ना, आप जब बोलते मैं बीच में नहीं बोलता, तहजीब रखी है, नहीं हो तो फिर मुझे कह दीजिए मैं चुप हो जाता हूं। बोलिए। नहीं बोलिए सुधांशु जी बोलिए आप, लेकिन आप 21 अप्रैल 2000 नाम ले लेकर बार बार ये कहा जाता था फांसी क्यों नहीं दी जा रही थी। राजीव गांधी के हत्यारों के बारे में तो बयान ये दिया जा रहा है कि आतंकवाद पर हम बहुत सख्त हैं, किसी को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। अब आप सुनने को अगर तैयार हो सुमेरा जी तो मैं सब कह देता हूं, नहीं तो क्या कहूं। बोलिए। 2000 अप्रैल 2000 को इनकी मर्सी पिटीशन जाती है और 21 अगस्त 2011 को राष्ट्रपति जी की रिजेक्शन होती है। हमारा इतने दिनों से क्या कहना था कि देखिए ये जो याचिकाएं हैं ना, दया याचिकाएं, इन पे राजनीति ना करिए। दो तरह की याचिकाएं होती हैं, कत्ल दो हैं, एक है आतंकवादी सुधांशु जी, लेकिन सवाल ये नहीं है सुधांशु जी, सवाल ये नहीं है ना, सवाल तो ये पूछा जा रहा है कि अब जवाब तो सुन लीजिए, जो अभी कुछ हुआ है उस पर आपकी पार्टी नहीं बोल रही है, नरेंद्र मोदी नहीं बोल रहे हैं, खास तौर पर राजीव गांधी के हत्यारों को लेकर वो नहीं बोले। 2000 से लेके 2004 तक उन्होंने वो फाइल पे बैठे रहे हैं। एक मिनट सुमेरा, 2000 से लेके 2004 तक एनडीए ने फाइल को आगे भी नहीं बढ़ाया। 2005 में सुधांशु जी आपकी प्रतिक्रिया लेंगे, संजय झा जो कहना चाहते हैं उनकी बात भी सुनेंगे। हमारे साथ पी वेंकटेश्वर राव वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए, उनसे भी बात करेंगे। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। जारी है, राजीव गांधी के हत्यारों पर आखिर नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं? आगे बढ़ें, चर्चा को आगे बढ़ाएं। उससे पहले पक्ष और विपक्ष में अभी तक क्या तर्क सामने आए आपको बता दें। कांग्रेस पार्टी से संजय झा हमारे साथ हैं। उनका यह कहना है कि अफजल पर बोलने वाले बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी राजीव गांधी के हत्यारों पर आखिर चुप क्यों हैं। एमएस बिट्टा जो एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष, उनका कहना है कि सरकार फांसी की फाइल कई साल तक दबाकर क्यों रखती है। इसके अलावा समीर कौल पीडीपी से हमारे साथ हैं। उनका कहना है कि राजनीति का वॉलीबॉल है, अफजल गुरु को फांसी देने में जल्दी आखिर क्यों की गई। सुधांशु मित्तल बीजेपी से हमारे साथ हैं। उनका कहना है कि पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारों पर नरमी बीजेपी को मंजूर नहीं है, आतंकवाद के खिलाफ हमें एकजुट रहना चाहिए। हमारे साथ चर्चा में पी वेंकटेश्वर राव वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए हैं। वेंकटेश्वर राव जी, आप सुन रहे हैं जो दोनों प्रमुख पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस, उनकी प्रतिक्रियाएं इस मुद्दे पर, लेकिन आखिर कौन कर रहा है राजनीति पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारों पर? फिलहाल तो लगता है कि तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर जयललिता एक सियासी पहलू चलाई है इस मुद्दे पर, और दूसरे लोगों को कोई चारा नहीं है कि वो रिस्पॉन्ड करें, कि रिस्पॉन्ड करने पे मजबूर है। लेकिन यहाँ पे दो पहलू हैं, एक कानूनी पहलू है, एक सियासी पहलू है। कानूनी पहलू के मुताबिक मेरे ख्याल से ये मजबूर है कि
उनको रिहा कर सकती है रियासत की सरकार। लेकिन दूसरे पहलू से देखा जाए तो इसका असर जो है बहुत गहरा होगा, बहुत नेगेटिव होगा, क्योंकि ये मामूली मुजरिम नहीं है, ये दहशतगर्द है। अगर दहशतगर्द को अगर हम छोड़ दिए तो उसका असर जो है बहुत गंभीर है। जी हाँ, लेकिन एमएस भट्टा जी, दहशतगर्द हैं ये, इनको छोड़ दें तो ये मामूली बात नहीं होगी, पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारे हैं। लेकिन इस तरह के तमाम मामलों पर, जैसे कि आप भी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर का मामला उठाते रहे, उसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीति तो होती रही है ना। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं विक्टिम हूँ, मैं कांग्रेस का विक्टिम नहीं हूँ। कांग्रेस हमारी माँ, मैं तो अपनी पार्टी के नेताओं का विक्टिम हूँ, जिन्होंने मुझे बुला के भुल्लर के फैसले पे ये कहा कि आप चुप हो जाइए, हाईकमान चाहता है। अफजल के मामले में चुप हो जाइए, हाईकमान चाहता है। उसी कारण तो पॉलिटिकल टेररिज्म का अपनी ही पार्टी के नेताओं का शिकार हुआ हूँ। सरदार बेअंत सिंह को मैंने कहा, उनको कह दिया ये पहले हमारी पार्टी की जो लीडरशिप है ये अपनी सोच तो बताए कि आतंकवाद के खिलाफ इनकी पॉलिसी क्या राजीव गांधी, इंदिरा गांधी की सोच पे है। इन्होंने तो राजीव गांधी की सोच का खिलवाड़ किया, इन्होंने राजीव गांधी जी की रूह के साथ खिलवाड़ किया, उनके साथ धोखा किया। वो इतना बड़ा नेता, हमारा लीडर, वो पार्टी का झंडा उठा करके देश के लिए कुर्बान हो गया, और आज उनके लिए खड़े होने को ये तैयार नहीं है, और राजनीति की तरफ मोड़ कहीं और बात को मोड़ते जा रहे हैं। बुल्लर का, राजीव गांधी जी का बताए तो सही कि 11 साल आपने फाइल को क्यों रोका, ये तो बता दो। एक सवाल का जवाब दे दो। आपकी पार्टी की नीति के बारे में पूछ रहे हैं एमएस भट्टा साहब की, आपकी पार्टी की नीति क्या है आतंकवाद पर, आतंकवादी जो इस तरह के मामले, फांसी के मामले, उस पर? देखिए सुमेरा, मैं इसी आपका जवाब दे रहा हूँ और सुधांशु जी का भी मैं जवाब देना चाहूँगा। देखिए सच्चाई क्या है, आप यदि रिकॉर्ड देखिएगा तो 2000 में जब उनको मृत्यु दंड का ऐलान किया गया था राजीव गांधी जी के हत्यारों पर, उसके बाद से लेके 4 साल तक, 2000 से लेके 2004 साल तक जब एनडीए सरकार में थी। आप एनडीए की बात साहब क्यों कर रहे हैं? आप 10 साल की अपनी बात कीजिए, उन्होंने गलती की होगी, आप अपनी बात क्यों नहीं कर रहे? आप बीजेपी कांग्रेस में राजीव गांधी जी को क्यों समेटना चाहते हैं? आप नहीं, आप बीजेपी कांग्रेस में राजीव गांधी जी को मत, उनकी आत्मा को ठेस पहुंचाइए। 10 साल 11 साल आपने क्या किया? आपने मेरी फाइल राजीव जी की फाइल को क्यों रोका? एक बात का सवाल, चलिए ठीक है, एनडीए जवाब ले लेते हैं संजय, लेकिन ये वाजिब सवाल है कि आपने क्या किया? एनडीए की आप बात करें, लेकिन आपने क्या किया? 2005 के बाद हमारी सरकार ने, सुमेरा 2004 साल तक वो फाइल कहीं नहीं गया। 2005 में हमने वो उनकी मर्सी पिटिशंस को हमने राष्ट्रपति के पास हमने पहुंचाया। उसके बाद देखिए उसका फैसला जो है वो राष्ट्रपति के हाथ में है। ये कहना कि ये सरकार की जिम्मेदारी है, बिल्कुल गलत है। नहीं, मेरी बात सुनिए संजय, नहीं ऐसा नहीं है। जैसा मैं एक बात का जवाब देना चाहता हूँ, जैसा मैं एक बात का जवाब देना, मेरी बात सुनिए। नहीं, लेकिन राष्ट्रपति तो राय मांगते हैं ना गृह मंत्रालय से। राष्ट्रपति फैसला नहीं करते, राष्ट्रपति जी होम मिनिस्टर को भेजते, होम मिनिस्टर कानून मंत्रालय को भेजता, कानून मंत्रालय कहां स्टेट गवर्नमेंट में भेजता। 2 किलोमीटर में 11 साल फाइल घूमती रही। इसके जिम्मेदार जितने भी होम मिनिस्टर है हमारी सरकार के, जितने भी कानून मिनिस्टर है हमारी सरकार के, उनका कसूर है। क्या उनको सजा मिलेगी? क्या उनके ऊपर किसका पॉलिटिकल प्रेशर था? जवाब सुन लेते हैं संजय। देखिए सुमेरा, देखिए अहम बात ये नहीं है कि यहाँ पर ये सबसे बड़ा जो एक, जहाँ पर जिनको भी मृत्युदंड मिला था, जिनको आज उम्र कैद मिल रही है, इसका कारण एक सिस्टमिक इशू है। लोग कहते हैं कि जब उन्होंने अपनी दया के लिए अपनी जान की मर्सी पिटिशन की और यदि उसमें देरी हुआ तो उन पर हैरेसमेंट होता है। ये एक दूसरा मुद्दा है। आप कह रहे हैं सिस्टमिक इशू है संजय, लेकिन ये आप कह रहे हैं वो सिस्टम जिसमें 11 साल तक फाइल घूमती रहे, उस सिस्टम के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? उनका आपको फिक्र है, जो विक्टिम है उनका फिक्र नहीं है। जो राजीव जी के साथ पुलिस वाले और शहीद हुआ कांग्रेस के, उनका फिक्र नहीं है आपको। इस पर एक कानूनी परिवर्तन लाना जरूरी है। कानून को आपने तोड़ा है, आपने कानून का खिलवाड़ किया है, आपने राजीव गांधी जी की आत्मा के साथ। जवाब सुन लेते हैं, हम यहाँ ये बात कर रहे हैं कांग्रेस में आए, आपको क्या पता पिछली बार यहाँ पर देखिए ये वो मुद्दा हम कभी और बात कर सकते हैं। नहीं संजय, ये मुद्दा यही है, कैसे सुधार लाया जाए। आपको माननी पड़ेगी। हम यहाँ ये बात कर रहे हैं, याद रखिए, यहाँ पर एक तमिलनाडु सरकार यहाँ एक राजनीति खेल रही है
और लेकिन उस मौका पर किसने दिया? हमारे विरोधी हमारा दल लीडर हमारे हाथ में चला गया और ठीक है, आज आपके होते हुए बिट्टा साहब जवाब सुन लेते हैं, बिट्टा साहब जवाब भी एक सुन लेते हैं। तमिलनाडु की सरकार ठीक है। करी, ये सब जानते हैं। ठीक है, लेकिन विजय ये जो सवाल उठा रहे हैं बिट्टा साहब, उस पर संजय सीधा जवाब नहीं दे रहे। आखिर राजनीति वो कह रहे हैं तमिलनाडु सरकार करी, मौका किसने दिया? नहीं, मुझे लगता है संजय झा के पास इस बात का जवाब भी नहीं है, क्योंकि ये जो राजीव गांधी के हत्यारों वाला मामला था, ये मुझे लगता है कि गृह मंत्रालय से ज्यादा शायद 10 जनपद से डिसाइड होना था कि उस मसले पर आगे क्या किया जाए, और वहां मुझे लगता है कि वहां से कोई हरी झंडी नहीं मिली। जी हाँ, और आगे बढ़े उससे पहले इरफान का कार्टून आज के मुद्दे पर देख लेते हैं। इरफान का कार्टून देखें जिसमें नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं, जयललिता का वोट बैंक उन्हें चुप करते हुए, और राजीव गांधी के हत्यारों पर चुप हैं नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें, रात 8 बजे जरूर देखें घोषणा पत्र, जिसमें आज होंगे कानून मंत्री कपिल सिब्बल।